नेक्स्ट सेशन के लिए भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साथ ही मिस्टर सौरभ मालपानी जी, ये हमारे साथ में है। एस्टेट प्लानिंग का जो एक पार्ट है, वसीयत कब, क्यों और कैसे बनाएं, इसके ऊपर ये अपना विस्तृत विवरण देंगे। सो प्लीज़ सौरभ मालपानी। सौरभ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, LLB हैं, और हमने इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया कि आप इस विषय पे, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसके ऊपर अभी हम एस्टेट प्लानिंग का जो पार्ट है वो भविष्य में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, रिक्वायरमेंट है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से एक सब्जेक्ट आज हम कवर करने वाले हैं। प्लीज़। थैंक यू प्रमोद जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर मैं प्रमोद जी की हिम्मत की दाद देता हूँ कि जहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल के आगे की बात करते हैं, इन्होंने हमें बुलाया कि भाई आप एस्टेट प्लानिंग की बात करें, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वरना जनरली हमारे जैसी सोसाइटी में विल, वसीयत, ये एक तरीके का टैबू है। अगर मैं ही अपने घर में किसी को बोलूँ चलो जी आपकी वसीयत बनाए, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो हम आगे की तो देखते हैं, पर हम पीछे की ये नहीं देखते कि जितना हमने इकट्ठा किया है बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, तो उसको कैसे संभाल के हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाए। आई एम श्योर कि हमसे अभी से, यानी कि 2015 से पहले तक के जितने भी थे, उनमें से मात्र 2% हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन, 2% भी शायद ज़्यादा है, जो एस्टेट प्लानिंग करती है। अब इस एस्टेट प्लानिंग यानी कि वसीयत के बारे में जानकारी रखना हम सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी जानकारी के लिए मतलब जस्ट एक मजाक के पर्पज से मैं अपने चाचा जी को भी लेकर आया कि चलो आप भी आओ, स्टेट प्लानिंग सुनो तो सही, बड़े पैसे हैं उनके पास। चलिए, सो कमिंग बैक टू दिस, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि लास्ट विल द टेस्टामेंट। अच्छा, पहले हम एक चीज़ पे देखिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बच्चों के हिसाब से नहीं बनाया, हमने उस तरीके से बनाया है ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे लिए एस्टेट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो पहले मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज़ किसी को देनी है, या मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद ये चीज़ उसे मिले, तो मुझे क्या करना चाहिए? सॉरी, एक माइक दूसरा है माइक। बहुत बढ़िया सर, नॉमिनी दे सकते हैं। और कोई तरीका? और कोई तरीका? जिंदा रहने से पहले, यानी कि मेरे सामने सामने अगर मैं किसी को कुछ देना चाहता हूं या अचानक मुझे कुछ होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहला तो सर ने आंसर दे दिया, नॉमिनी, बहुत बढ़िया। दूसरा, गिफ्ट कर, वेरी गुड सर, तो गिफ्ट कर सकते। पर नॉमिनी और गिफ्ट में दो बहुत बड़े फर्क हैं। पहला ये कि नॉमिनी हमें हर जगह करना है, ताकि जैसे बैंक अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या हमारी कोई भी ऐसे लॉकर हो गया, या हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो भी हमें नॉमिनी रखना है। और गिफ्ट में क्या दिक्कत है हमारे साथ? लेकिन अगर हम पहले गिफ्ट कर देते हैं तो, सपोज अगर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूं और उससे मेरे जिंदा रहते करना चाहता हूं, तो क्या दिक्कत आएगी मेरे साथ? किसी को भी ज्ञान? एक तो वापस नहीं आएगी। दूसरी समस्या जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी है, समस्या प्यारी क्यों है? नहीं, वो तो आपने बता दिया सर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, कि जो पैसा चला गया वो वापस नहीं आएगा। गिफ्ट कर दी हमने, और गिफ्ट जनरली इररिवोकेबल होती है, यानी कि हम वापस नहीं लेते। दूसरी समस्या क्या है सर गिफ्ट देने में? एग्जैक्ट जी, देखिए उसमें इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर आप ब्लड रिलेशन में दे रहे हैं तो अमाउंट टैक्सेबल नहीं। जो दूसरी बड़ी समस्या है, जो हमें बड़ी प्रिय है, वो ये है कि अगर हमने कोई लैंड प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो हमें सरकार को उस पर भी टैक्स देना है, जो हम गिफ्ट टैक्स के रूप में, या अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी और गिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो मुझे अगर नई प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो 6 या 7%, और अगर गिफ्ट कर रहा हूं प्रॉपर्टी तो 3% उस पर भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कर रहा हूं तो 3% के हिसाब से कितना हुआ? जबकि देना मुझे उसे ही है। तो उसके लिए बेस्ट प्लानिंग क्या होती है सर? विल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतनी धूप में आप सब एक तरीके से एक समय से बैठे हैं, और प्रमोद जी ने बिल्कुल सही कहा सर कि समय खर्च करके भी आप ये बैठे हैं इस टॉपिक को समझने। दिस इज़ वेरी कमेंडेबल। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप इस टॉपिक को समझने बैठे। तो हम स्टार्ट करते हैं सर।
देखिए, सबसे पहले हम ये जाने कि क्यों प्रॉपर विल करना जरूरी है। सारे रीजन हमने यहाँ लिख रखे, आप पढ़ भी सकते हैं बड़ी आसानी से, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, परिवार में कोई विवाद ना हो। हमारे कोविड के पहले पूरे इंडिया में 3 करोड़ केसेस थे इस तरीके के, 3 करोड़। कोविड के बाद ये केसेस हो गए 5 करोड़। क्यों हो गए सर ये? खाली और इसका खाली कारण ये है कि जो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग कोविड एक्सपायर हो गए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करी, तो जो उनके बचे हुए लोग रह गए उनमें काफी विवाद हो गया आपस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हमें भी कुछ अपने पेरेंट्स से अगर मिला है तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से जो आने वाली पीढ़ी को आपसे मिले उसके वो शुक्रगुजार हों, और वो बिना किसी विवाद के मिले। कौन चाहता है हमारे बच्चों में विवाद हो? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए बेटर क्या है कि आपको जो देना है, जैसे देना है, वो आप खुद तय कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है? परिवार में कोई विवाद ना हो, इसके लिए विल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नाबालिग बच्चे के वयस्क होने पर संपत्ति उसे विरासत में मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई एक पेरेंट रह गए, उनकी भी सर्टेनिटी नहीं हो रही है लाइफ के प्रति, तो क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली विल में उस बंदे का नाम डाल के उसके नाम प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और एक किसी को संरक्षक बना सकते हैं। संरक्षक उसकी पूरी संपत्ति की देखभाल करेगा, और जैसे ही वो 18 वर्ष का होगा, या विल में कोई ऐसी शर्त लिखी होगी जिसके कारण से उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो उस प्रॉपर्टी को हकदार मिल जाएगा थ्रू विल। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन, मालिक के जीवित रहते हुए बंटवारा सही समय पर होता है। यानी कि हम क्या करते हैं? देखिए, जनरली विल भी हम कोशिश करते हैं 2 तरीके से बने। पहले, कई लोग ऐसे हैं जो विल चुपचाप बना लेते हैं और रख देते हैं। वो क्या होता है? अगेन दैट इज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अरे यार, इनको रखा तो मैंने था, संपत्ति किसी और को मिल गई। ये बड़ी अजीब सी समस्या है। तो जब भी हम विल करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि साहब, आप अपने जितने भी परिवारजन हैं उनको बुलाएं और अपनी विल बाकायदा उनको पढ़ के सुनाएं कि मैंने ये लिख दिया है मेरी विल। इससे क्या होगा कि कल को उनके जाने के बाद, देखिए ये है बड़ा डरावना सब्जेक्ट कि हर कोई चाहता है अमर होना, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन का एक समयपूर्ण अंत होना ही होता है। तो उसके बाद विवाद ना हो, इसके लिए हमें विल बना के प्रॉपरली लोगों के बीच बताना चाहिए, जिनको हम देना चाहते हैं, कि साहब मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, ताकि विवाद का विषय कोई ना हो। वकील साहब से बात हुई क्या? एलिजिबिलिटी ऑफ मेकिंग द विल कौन कौन बना सकता है? आप में से कोई, देखिए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें और मजा आएगा। चलो बाद में बात करेंगे। विल कौन कौन बना सकता है सर? क्या मैं बना सकता हूँ क्या? हाँ या ना? अच्छा, प्रमोद जी की बिटिया है 16 साल की, ये बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। ठीक है ना? तो क्या सबसे पहली कंडीशन क्या है? इट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति की विल बनती है। देन मस्ट बी अ मेजर, यानी कि 18 साल से ऊपर। अच्छा, मान लीजिए ये सोलंकी जी बैठे हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मैंने इनको बुलाया जी, आए मेरे ऑफिस में, मैंने लग दी बंदूक इनके सर पे कि बनाओ विल और मेरे नाम कर दो। क्या ये सही विल है क्या? तो इट मीन्स दूसरी चीज क्या है? विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। नहीं तो ये बंदूक के साये में कर भी दे। इन्होंने भी मेरे को परसों बताया, तो बोले सर बहुत पैसा कमाया प्रमोद जी के माध्यम से। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस से विल ना करें। देखिए ये सारे पॉइंट हमें हंसने में जरूर अच्छे लग रहे हैं, पर वंस दिस विल हैज बीन चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये सारी चीजें टेस्टिफाइड होंगी कि भाई किसी के दबाव में आके तो किसी ने विल नहीं बनाई है। देन पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और उस बीमारी के चलते उसकी याददाश्त बार बार खो जाती है, क्या उस किसी का बेनिफिट उठाते हुए किसी ने उसने विल बना दी, बाद में वो ठीक हो गया, फिर याददाश्त चली गई, ऐसा होता है कभी कभी। तो ऐसे केस में क्या वो विल मान्य है? तो हमारा तीसरा कारण क्या रहा कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक हो। तो इन चीज़ों की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ऐसी चीज़ें जिनका दिमागी संतुलन ठीक है, मेजर हैं और किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही है। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का और कारण क्या है? या चौथा है कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियस अनड्यू इन्फ्लुएंस का कारण जो मैं आपको और बताना चाह रहा था, किसी बिना किसी और दबाव के, मान लीजिए किसी का एक बेटा साथ रहता है दूसरा नहीं है और दबाव में उन्होंने कर लिया, वेदर दैट इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट? यस, दिस इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉट ओनली रिलेटिव बल्कि नॉन रिलेटिव दोनों के लिए लागू है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी यार मेरे बेटा है, वो बेटा कह देगा जी मैंने कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया, मैं तो रोज रहता था इनके साथ, और वो भी कर सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉन्शियसनेस, यानी कि हमने अपने पूरे होशो हवास में, अब हमारे आजकल समाज में बहुत सारी तरीके के नशे पते होते हैं। दो दोस्त बैठे, एक ने दूसरे को शराब पिलाई और लगवा ली बिल। इज इट करेक्ट? तो क्या तरीका है हमारा करने का कि पूरे होशो हवास में बिना किसी भी इन्फ्लुएंस के, वेदर दैट इज मटेरियल इमटेरियल, किसी भी तरीके से मैंने अपने होशो हवास में अपना विल ड्राफ्ट आउट किया। यहां तक कि किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई करना है सर? चलिए नेक्स्ट वन, किस संपत्ति के लिए वसीयत बना सकते हैं? हाँ जी, जिसका मालिकाना हक हो। और कोई? सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी। चल और अचल, बहुत बढ़िया। और कुछ? सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी। सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। और कोई सर? मेरे को अगर प्रमोद जी ने 1 लाख के रिलायंस के शेयर गिफ्ट कर दिए, क्या मैं उसकी विल बना सकता हूँ क्या? आपकी है तो बना सकते हो। हाँ जी, सेल्फ अर्न तो नहीं है। पर है तो आपकी है। एग्जैक्टली। तो हम 2 तरीके की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पहली स्वअर्जित सेल्फ अर्न और दूसरी गिफ्ट वाली। क्या हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्या विल में? नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं जहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विल में डाला और डालने के बाद बाकी लोगों में विवाद हो गया कि जी इसने कैसे दे दी। दादाजी की संपत्ति में बच्चों का अधिकार सबका है। पिताजी के अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों का अधिकार है, वो किसी एक को नहीं दे सकते। हाँ जी, अगर दादाजी की स्वअर्जित संपत्ति है, एग्जैक्टली, अगर दादाजी की स्वअर्जित संपत्ति है, उन्होंने 3 में से 1 बच्चे को दे दिया तो विल कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल विल कर सकते हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दादाजी की स्वअर्जित संपत्ति, ध्यान रखिएगा, उनको भी अपने पिताजी से मिली तो वो भी नहीं कर सकते। पर उनके भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके जो पिताजी हैं उनकी भी स्वअर्जित है क्या? बट नेचुरल, अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि स्वअर्जित नहीं है तो क्या होगा? क्या मान ली जाएगी? सर क्या सर माइक ये है ना। जी सर। अगर वसीयत में भी दादाजी ने ये लिखा हो कि मेरी स्वअर्जित संपत्ति, दादाजी के दादाजी है स्वअर्जित संपत्ति है और मैं इसको विलुप्त कर रहा हूँ, तो वो 50 साल पुरानी हो गई जी। देखिए, दादाजी के दादाजी ने अगर स्वअर्जित संपत्ति किसी एक की उसमें चल रही है, सर आप माइक लगा, जिसके जो भी अधिकार है उनको दे दी। जब 3 बेटे हैं, तीनों को दे दी है, तो उनमें से मतलब एक बेटा उसका पोता वो बचत कर सकता है क्या? सर क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश कीजिए। एक पर्सन है, उन्होंने अपने 3 बच्चों को वसीयत कर दी, बिल्कुल आधी आधी, 1/3 बिल्कुल। उनमें से एक आदमी ने क्या किया? उसने अपने बेटे को वसीयत कर दी। उसने अपने बेटे को वसीयत कर दी। वो बेटा के बाद वसीयत कर सकता है क्या? वो बेटा वसीयत कर सकता है क्या किसको? अपने संपत्ति का। देखिए एंसेस्ट्रल हो गए ना ये तो। भाई पहले एक व्यक्ति ने 1/3 3 बच्चों को दे दी, अपन ABC के माध्यम से समझे। ए आदमी ने अपने 2 बच्चों को दे दी, ठीक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हुई? अब उसके बच्चे कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते सर? वो तो मिल रही है ना उन्हें एंसेस्ट्रल। हाँ। भाई आप ऐसे समझे कि पहले ने 1/3 करी, दूसरे ने 1/2 कर दी, तो इसमें दिक्कत ही कहाँ है? वो तो देखिए, आपने अगर अपनी वसीयत, देखिए अब इसमें एक अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि सर मैं अपनी वसीयत कर रहा हूँ, वसीयत करने में मैंने अपनी स्वअर्जित संपत्ति तो डाली दी,
पर मेरी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अब मैं इसको एक एग्जांपल के नाम से समझाऊं। मान लीजिए मेरे 2 मकान हैं। पहला मकान मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया, वो मेरा स्वार्जित था। दूसरा मकान जो मेरे उनसे मिला था पेरेंट्स से, तो मेरे को वो स्वयं की संपत्ति में दोनों के नाम करना होगा। अगर मैंने वो दोनों के नाम नहीं किया तो अगेन आपकी पूरी वसीयत खराब हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अगर आप इक्वली तीनों में बांट रहे हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में, तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। तीनों में आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वसीयत में बांटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आप। दिक्कत है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में दिक्कत है। अब इसका तरीका क्या है, चलिए महिलाएं ज्यादा बेटर बताएंगी इसका तरीका क्या है। पिताजी की संपत्ति भाइयों को मिल गई, हमें नहीं मिली, और अक्सर ऐसे हमें परिवार में हो भी जाता है। तो हम क्या कराते हैं, हमारे क्या है, भाई भी बड़े चतुर हैं, वो बस अपनी बहना को बुलाया, बेटा आ जरा हक त्याग करा लेते। देखो सब वो मैडम कह रही बहुत बढ़िया, इसका मतलब सबसे हुआ है हक त्याग, ठीक है ना। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पिताजी ने शादी के समय बहना पे एक अच्छी रकम खर्च कर दी होगी, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम अपने भाइयों को दे देते हैं, लेकिन उसका तरीका है बाकायदा हक त्याग। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर हक त्याग नहीं है तो बराबर की हिस्सेदार। बिल्कुल, अगर हक त्याग नहीं है तो आप भाई साहब दिक्कत में, ऑल ओवर इंडिया, आप विचार कर लेना बाद में घर जाके। हाँ जी, सॉरी, मतलब हम कभी भी ले सकते हैं, हक त्याग करने के बाद नहीं ले सकते। इच्छा से दे रखा है हमने। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे यहाँ इसीलिए माताओं बहनों की ज्यादा पूजा होती है कि ये बिंदिस्वार्थ की हत्या कर दे। एंड विशु नहीं, ये हम हंस जरूर रहे हैं सर, पर मैंने इतने पिछले 20 सालों में देखा है महिलाओं ने वाकई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हत्या करी, बीघाओं के बीघाओं खेत। तो मुझे लगता है इस चीज के लिए हम सबको ताली जरूर बतानी चाहिए महिलाओं को। तो बाकी तो जो हम देख रहे हैं, देखिए बड़ी सिंपल सी है, जमीन, अचल संपत्ति, बैंक जमा, शेयर, जीवन बीमा, सोना, अन्य निवेश वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है सर, वो अपने बेटे को भी बुलाओ ना, आओ आप भी खड़े हो जाओ, हाँ उनको बुलाओ, खड़े हो जाओ, आओ सर इधर ही आओ, आप बेटा आप भी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते ही इन्होंने हिम्मत करी वसीयत करने, ठीक है ना। अपन ऐसा करें कि साहब इन्होंने अपनी वसीयत में 10 करोड़ रुपए तो दे दिए इसको, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और 8 करोड़ दे दिए उसको। अब कौन ज्यादा खुशी है, किसको ज्यादा खुशी है भाई, कितना 10 करोड़ खुश है, नहीं है 10 करोड़ 10 वाले खुशी है, वो देखो बाहर से कितना मजा आ रहा है, 10 वाले खुशी है। फिर अब ये क्या करें, क्या ये चैलेंज कर सकती है? स्वार्जित संपत्ति की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा बात नहीं कर रहे नहीं। पर अब चूंकि ये बिटिया है, घर की है, तो इसे खुश रखना ही पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई बैंक वाला आया और इनके पास आया, बोले बेटा 10 तो तूने ले लिए पापा से, और 5 करोड़ का लोन भी था, चुकाना है तेरे को, ठीक है ना। तो इससे क्या मतलब फर्क रहा कि अब कौन खुश है, बेटी। तो इसका मतलब जब भी, इससे लेसन ये मिलता है कि जब भी हम अपनी वसीयत करें, सर प्लीज, जब भी अपनी वसीयत करें तो असेट्स के साथ हमारी लायबिलिटीज भी लिखें। ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी मेरी असेट्स हैं उसके साथ साथ मेरी लायबिलिटी क्या है। मैंने किसी मकान पे लोन ले रखा है, दुकान पे लोन ले रखा है, बिजनेस पे लोन ले रखा है, दैट इट शुड बी इक्वेट विद द असेट्स। आपने मान लीजिए इनको पता नहीं है, बच्चों को 10 और 8 हो गया, वो राजी होकर मम्मी को बता रहे पापा देखो ये बहुत बढ़िया कर लिया, पर बाद में पता चलेगा पापा क्या कर गए। डीम्ड मानी जाएगी उसी की है। देखिए डीम्ड मानी जाएगी कि जिसको असेट मिली है उसी की है, नहीं ये डीम्ड यानी कि ये, हाँ जी, नहीं 10 उसको मिले, 8 इसको मिले। अब उस असेट पे 5 करोड़ की लायबिलिटी थी, ठीक है ना। तो ये भाई साहब डीम्ड माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि जिसको वो संपत्ति मिली उससे रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बोथ आर ट्रांसफर टू हिम। लेकिन उस प्रॉपर्टी पे यदि लोन नहीं है, लोन उस प्रॉपर्टी पे नहीं है, तब क्या होगा?
अगर क्लीन लोन है, मानिए लोन क्लीन है या अनसिक्योर्ड लोन है, हाँ जी, तो जिस प्रपोर्शन में आपने 10:8 का किया है उस प्रपोर्शनेट में लोन जाएगा। करेक्ट। जिस प्रपोर्शनेट में धन, हाँ जी, उनका क्वेश्चन उसी तरह था, एक्चुअली वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाया, अनसिक्योर्ड लोन सर कि अगर अंश देखिए, हमें इसीलिए संपत्ति का विवरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के विषय क्या होते हैं, विवादित हो जाते हैं। क्योंकि कल को ये बोलेगी जी उसके पास तो 10 है, उससे ज़्यादा लो, बैंक बोलेगा जी 10 और 8। अच्छा, और मज़ेदार बात, नॉमिनी में मान लीजिए इन्होंने बैंक लोन लिया और गारंटर बना दिया किसी और को। आप समझ रहे हैं, गारंटर किसको बना दिया, बेटे को बना दिया। अब पैसा कौन चुकाएगा, बेटा चुकाएगा। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में वसीयत लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, वसीयत कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं है, हमें डरना नहीं है चीज़ों को। जिस तरीके से ग्रोथ और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे पैसे हैं उसे बचा के रखें, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरह के विवाद में ना फंसे। जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि 3 करोड़ से 5 करोड़ केसेस हो गए, हम रोज देख रहे हैं कोर्ट में, रोज। और जो संपत्ति है वो एकदम से खराब हो जाती है। हम समझ रहे हैं हमने 5 करोड़ कमा लिया, पता चले वो 2 भाइयों के विवाद में वो बिल्कुल जीरो हो गई और उनके बेचारों के लाखों रुपए वैसे ही लग गए। तो विवादित चीज़ों को हमारी वसीयत से हटाना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, देखिए, किस संपत्ति के लिए वसीयत बना सकते हैं। संपत्ति तो आपने देख ली, ज़्यादातर गलतियां कहाँ होती हैं सर, ज़्यादातर गलतियां ये होती हैं कि हम संपत्ति तो लिख देते हैं, हमारी लायबिलिटीज़ नहीं लिखते। वो कौन देखेगा, वो भी देखने का या चर्चा करने का विषय हमारा है। अगर हमारी संपत्ति हमारी है तो हमारी लायबिलिटीज़ भी हमारी है। उसे प्रॉपरली मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन सी लायबिलिटी किसको दूं। अब हम बेसिक जो देखिए, अब तक तो हमने बातें करी बहुत ही जनरल बातें थी। वो जनरल बातें इसलिए थी कि वसीयत तक आने में हमें ये समझना जरूरी है कि वसीयत क्यों जरूरी है। बाकी जो वसीयत है जिससे भी आप बनवाते हैं, किसी एफिशिएंट एडवोकेट से या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बनवाइए, ताकि वो प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें ड्राफ्ट आउट कर सके। आपकी असेट्स, लायबिलिटीज़, देखिए उसके सबसे पहले करने का तरीका क्या है, वॉट एवर वी हैव, 2 पोर्शन बनाइए आप, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। Whatever the assets we have, what are the liabilities we have? Number 1, number 2. Number 3, who are the beneficiaries? Can the blood relation or non-blood relation both can be the part of वसीयत? क्या नॉन ब्लड रिलेशन वाले वसीयत का पार्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे की सेवा करते रहिए, पता नहीं कौन आपको वसीयत कर जाए। और प्रमोद जी के लिए तो कई जने तैयार बैठे हैं। चलिए, देन ये कानूनी दस्तावेज है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। अब एक चीज़ हम इसमें यह समझते हैं कि क्या मैंने एक सादा कागज पे वसीयत लिख दी और इन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख दी, विच वन इज वैलिड? कितने लोग कह रहे हैं स्टैम्प? और कितने? तो सादा कागज वाली भी वैलिड है और स्टैम्प पेपर वाली भी वैलिड है। लेकिन अगेन बात यह आती है कि हमारे यहाँ विवादित विषय बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? सजेस्टेबल क्या है? स्टैम्प पेपर करें, नोटराइज करें। बड़ा सिंपल सा है। एक या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम लिखा होता है, हम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एक या उससे 1, 2, 10 जितने लोगों की आप वसीयत कर सकते हो आप कर सकते हो बाकायदा। विल और जो हम गिफ्ट की बात करते हैं उनमें फ़र्क यही है कि ये मृत्यु के बाद दी जाने वाली है, जीवन रहते हुए ये चीज़ें नहीं मिल सकती। दिस इज़ वेरी क्लियर। वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैज़ बीन गिवन कि जिंदा रहते हुए आपको ये चीज़ आप उनसे नहीं मिल सकती जब तक आप वसीयत के माध्यम से ना ले लें। देन क्या ये कैंसिल कराया जा सकता है क्या? कितने लोग कह रहे हैं कैंसिल कराया जा सकता है सर? कितनी बार कैंसिल कराया जा सकता है? अच्छा, इसमें सावधानी क्या बरतनी है सर? आप बड़े खुश होकर बोले करवाया जा सकता है, सावधानी बताइए क्या बरतनी पड़ेगी? सावधानी क्या? एग्जैक्टली,
देखो ये तैयार हो क्या है, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल तैयार हो क्या है। तो हमें क्लैप तो करना ही चाहिए सर के। इन्होंने इतना अच्छा पॉइंट बताया है कि जब भी हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वसीयत लिखें तो अपनी प्रीवियस वसीयत का हवाला जरूर दें। ज्यादातर गलतियां यही हो जाती हैं और फिर लोगों के पास 2 वसीयत हो गई, फिर विवाद हो गए। तो जितनी हमें आजकल क्या है सर कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय क्या हमें ही सावधानी रखनी पड़ती है क्या? दूसरी क्या दिक्कत है? अरे बाकियों से तो कैसे बचेंगे, आजकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो 30 की स्पीड चला रहा हूँ, वो 70 से आ जाएगा, क्या करें? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तो 30 से चलाऊं और ये भी ध्यान रखूं कि बाकी लोग कोई गड़बड़ी ना करें। तो हमें जितनी भी वसीयत बनानी है उसमें पुरानी वसीयत का हवाला देना है और बाकायदा उसमें लिखना है कि वी हैव कैंसिल्ड दैट वन एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द न्यू वन। ये हमने डिस्कशन कर ही लिया। ये टॉपिक पे आने से पहले एक चीज और रह गई कि जब हम वसीयत बनाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा नॉमिनी या जिस व्यक्ति की, अगर मान लीजिए हमने 3 लोगों के नाम वसीयत बनाई और हमसे पहले वो तीसरा वाला ही लुढ़क गया, अब क्या करें? क्या कोई इसका इलाज है क्या? हो सकता है ये? यस और नो बोलते सर, ऐसा कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखिए विवाद का विषय। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि 3 व्यक्तियों के लिए आपने वसीयत बनाई थी, बीच में से एक व्यक्ति का निधन हो चुका है, तो आपको क्या करना, अपनी वसीयत रीड्राफ्ट करना और आप बकायदा जिसको देना चाहते हैं बकायदा उसको दीजिए। ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि उसमें 2 गवाह भी होने चाहिए। ये शायद आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आएगा, पर हमें यहीं मेरे लिए मेंशन करना क्यों ज़रूरी है कि 2 गवाह बहुत ज़रूरी हैं। क्या वो गवाह कोई भी हो सकते हैं क्या? कोई भी हो सकते हैं क्या सर? परिवार के हाँ जी, नॉन हो। देखिए जिसको वसीयत मिल रही है क्या वो गवाह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे क्लियर हो गया ना। तो जिसको वसीयत मिल रही है उसको गवाह नहीं बनाना। अच्छा जी, अब वसीयत जिसको मिल रही है वो तो गवाह नहीं है, पर उसने अपने दोस्त को लाके खड़ा कर दिया। पिताजी ने तो वसीयत बना दी, बनाने के बाद वो अपने दोस्त के पास गया, 2 दोस्तों के पास, जी आप इसमें साइन कर दो। क्या वो सही है गवाह? इंडिपेंडेंट है। कितने लोग कह रहे हैं सही? जोर से बोले, आज गलत नहीं सही। नहीं गलत है, गलत है। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं गलत है? ये तो बता दो सर। अच्छा गलत क्यों है, हमें ये समझना है। देखिए गलत है, निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि गवाह को जब वो वसीयत बना रहे हैं उस समय देखना है कि हाँ जी उन्होंने प्रॉपरली मेरे सामने वसीयत बनाई, मुझे बताया, मैंने पढ़ा और मैंने उनके सामने साइन किया। करेक्ट? तो ऐसे नहीं कि हम, ज़्यादातर क्या होता है, अरे सर आप तो बना दो, हमारे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं, सर आप तो बनवा दो, साइन हम करा लेंगे। मैंने कहा देखो बाद में दिक्कत आएगी, बेटर ये आप उनको बुलाएं, यहाँ साइन कराएं, पढ़ के सुनाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में विवाद का विषय बन जाती है। और क्या होना चाहिए गवाह के संदर्भ में? बहुत ओल्ड एज का नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ओल्ड एज का नहीं होना चाहिए। पता चले अगेन हमसे पहले उनका कार्यक्रम हो गया। नहीं हंसने वाली बात नहीं मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें। बालिग होना चाहिए। सॉरी, बालिग होना चाहिए। वो तो जो 4 कंडीशन वसीयत वाले के लिए थी वही 4 कंडीशन गवाह के लिए भी होनी चाहिए। पता चले उसने भी किसी नशे पत्ते में साइन कर दी, उसको ही पता नहीं, अरे यार अच्छा साइन कर दी। वैसे भी गवाह आजकल कोर्टों के बाहर बहुत सारे मिलते हैं, हाजिर मैंने किए थे। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। गवाह वो होने चाहिए जो प्रॉपरली एजुकेटेड पर्सन हो ज़्यादातर। नंबर 2, उसमें उसको कोई भी वसीयत में कोई प्रावधान या कोई चीज़ ना मिले। नंबर 3, वो आपकी वसीयत को अच्छे से पढ़े। नंबर 4, वो सबके सामने ये साइन करे कि हाँ जी मैंने देख लिया, इन्होंने वसीयत बनाई, मैंने भी पढ़ ली एंड आई एम साइनिंग इट। रिसेंटली सितंबर 2023 में एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आया था। ये सारी चीज़ें मैं उनमें से पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि गवाह की इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वरना ऐसी ऐसी वसीयतें भी लोगों ने उड़ा दी कोर्टों ने कि जिसमें गवाह ने कहा सर मैं तो बाद में कराए थे, ये तो मेरे पड़ोसी अंकल, इन्होंने कहा साइन कर दो, मैंने साइन कर दी। तो इट मीन्स वो वसीयत वैलिड नहीं। जी सर। सर मैं यहाँ तक आया नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचा। जैसे कहा ना किसी का निधन हो गया है तो निधन के केस में वो बिल दोबारा बनानी पड़ेगी। अब मेरा कहना ये, मान लिया
जिनका निधन हुआ है उनके फैमिली वाले नहीं बोले कि हाँ मेरे पिता थे, उनके नाम विल थी, अब वो नहीं रहे तो मेरे नाम संपत्ति होगी है, क्योंकि पिता के नाम हो चुकी थी वसीयत, अब पिता नहीं रहे किसी वजह, तो उनके जो बेटे ऑटोमेटिकली उन पर जानी चाहिए ना वो तो। सर जो विल करने वाला है वो तो जिंदा है ना, वो चेंज कर सकते वो तो जिंदा है ना, हाँ वो जिंदा है ना, जिसको मिली है वो उड़ गया, हाँ, तो जो करने वाला है वो तो जिंदा है, वो तो देखेगा ना। दोबारा से कर सकते कर देगा। राइट सर, थैंक यू। हाँ जिन्होंने बिल बनाई है हाँ। उनकी भी डेथ हो गई, और जिसको मिलने वाली थी लाइक सम पार्ट ऑफ इट, उनकी भी डेथ हो गई, तो अब उस पार्ट का क्या होगा? देखिए फिर जो जिनकी डेथ हो गई, जिनको मिलने वाला था, हाँ। उनके जो लीगल उत्तराधिकारी हैं, उनको मिलेगी उनके बेटे लीगल उत्तराधिकारी। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सर, इसको 8 करोड़ मिल गए। चलिए और कोई क्वेश्चन यहाँ तक का हम नेक्स्ट फेज में करते हैं। सर बेटा पीछे माइक दे। सर आवाज नहीं है, सॉरी। नॉमिनेशन और मैं किसी को नॉमिनेट करता हूँ, मेरे पास शेयर है 1 करोड़। जी सर। मैं नॉमिनेशन एंड विल में प्रेसिडेंस किसे मिलेगा? अगर कोई शेयर है मेरे पास 1 करोड़ का, मैंने वो एक्स पर्सन को दे दिया, विल मैंने किसी वाई पर्सन को कर दिया, तो प्रेसिडेंस किसे मिलेगा? विल इज मोर रजिस्टर्ड एंड बेटर डॉक्यूमेंट देन अ नॉमिनी। देखिए अब नॉमिनेशन में मैंने अपना अकाउंट खुलाया, उस समय क्या करते हैं ज़्यादातर, मैंने खुलाया तो मैं अपनी वाइफ का, बच्चों का कोई नॉमिनेशन डाल देता हूँ। और विल ज़्यादातर हम कब लिखते हैं? एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ मेरे को पूरी तरह क्लैरिटी है कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ देनी है, ठीक है ना। तो नॉमिनेशन पे विल प्रेसिडेंट करेगी ही करेगी, लेकिन अगेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम विल बनाएं तो हमने जितने भी अपनी असेट्स देख रखी हैं उसमें चेक कर लें कि उसमें नॉमिनेशन कौन सा है। पता चले नॉमिनेशन एक्स का है, विल में वाई को मिल गई, बात फिर आ गई जहाँ मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि साहब फिर विवाद का विषय हो जाता है। अगेन बहुत सारे कोर्ट केसेस में कहा गया है कि विल इज द मोर बेटर डॉक्यूमेंट। अब जब हमने ये बात कही थी, सर एक सेकंड पूरा करूँ सर, एक सेकंड, जब हमने ये बात कही थी कि भाई विल सादे कागज पे भी बनाया जा सकता है, तो विल स्टैम्प पेपर पे भी बनाया जा सकता है। 3 तरीके हैं देखिए इसके। पहला सादा कागज, दूसरा मैंने स्टैम्प पेपर बनाया, नोटराइज करा लिया, जो हम पैसे बचाने के लिए ये भी कर लेते हैं। तीसरा और बेटर है, सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर्ड कराना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पर बाकायदा आपको एक नंबर दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट इस नंबर से यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है। अब इससे होगा क्या कि कभी भी या तो आप जिसने विल बनाई है वो भी उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं दोबारा, अगर कॉपी खो गई हो, पहली बात। दूसरी बात, किसी और को भी अगर वो विल निकलवानी है तो बाकायदा उस पर गवर्नमेंट की सील लगी रहती है, सील साइन रहता है, दैट इज अ रजिस्टर्ड विल, और उसकी कोर्ट में प्रूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बजाय एक सादे कागज। तो बेटर है पहले, दूसरे और तीसरे में से हमें तीसरे पे जाना चाहिए। और देखिए हम जब ईश्वर की दया से अपने जीवन काल में इतना अच्छा कमाते हैं, इतनी सब चीज़ें करते हैं, पर मैं आज भी देखता हूँ कि लोग नॉमिनेशन में, विल में, इन सब चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी के पास भी गए, एडवोकेट जो बाहर बैठे, मैं एवरी एडवोकेट इज गुड वन, पर ये चीज़ें आपको खुद को ध्यान रखनी है कि जहाँ मेरा मिसमैच ना हो रहा हो। नॉमिनेशन कहीं और, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन तो कोई और को कर दिया, विल में हमने किसी और को लिख दिया। अगर परिवार में सामंजस्य की स्थिति है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर एक कोर्ट केस खड़ा हो जाएगा और संपत्ति का नाश होगा। तो आप जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये लोग हैं, इनकी निश्चित तौर पे सेवाएं लीजिए और इसको बेटर ड्राफ्ट आउट कीजिए। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक बार माइक दोबारा, आप आगे आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर अच्छे स्टूडेंट आगे आ जाते हैं सर, हमेशा आप आगे आए। थोड़ा इंटरेस्ट रहता है इसलिए पूछ लेते हैं। नहीं सर बिल्कुल, और इसी से इंटरेक्टिव सेशन बनता है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे
बैठे बैठे आई नॉमिनी बना दिया जी कर दिया नॉमिनी, उसके बाद में बिल लिखते हैं टाइम पर वसीयत में क्लियर लिख दिया कि मैं इस नॉमिनी को हटा करके और मैं इसको वसीयत कर रहा हूँ, वो ज़्यादा वैलिड है या नॉमिनी ज़्यादा वैलिड है? सर जो आपने सेशन दिया है वो बहुत अच्छा वैलिड है। मैंने मान लीजिए ए आदमी को नॉमिनी बना रखा था, अब मैं विल बना रहा हूँ, मुझे नॉमिनी चेंज करने का समय नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने विल में लिख दिया कि साहब जो मेरी ये संपत्ति है जिसमें ए नॉमिनी था एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो नॉमिनी मैंने ए को कर रखा था, पर मैं चाहता हूँ कि ये संपत्ति बी को मिले तो बी को ही जाएगी, ए को नहीं जाएगी। तो बेसिकली जो बात हमने करी थी उस पर आपने मोहर लगा दी। उसमें झगड़ा पैदा नहीं होगा, किसी वसीयत में लिख दिया उसने कि मैं नॉमिनी बना रखा था, अब किया है, बिल्कुल झगड़ा पैदा नहीं होगा। और अगर नहीं लिखा तो झगड़ा है कि बाद में कोर्ट लड़ो पहले और बाद में वसीयत के अनुसार मिलेगी, बाद में वसीयत के अनुसार मिलेगी। अच्छा फिर क्या है, हम सब जानते हैं कि जिसको अपना पॉइंट प्रूव करना है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है कि सर नॉमिनी ये थे, कैमरे के सामने साइन किया था, ये किया था, वो किया, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज़, उसके निहित जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं या जितनी भी जिम्मेवारियां हैं वो साथ लिखें और फिर विल बनाएं। ऐसे नहीं कि हमने बैठे और विल बनाना चालू कर दिया, क्योंकि जो कमज़ोर विल होती है या जिसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है, आप मान के चलिएगा वो सारी की सारी विल डिस्प्यूट का कारण पैदा करती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विल खाली बुजुर्गों को बनानी चाहिए। ये हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि बुजुर्गों को ही विल बनानी चाहिए। हमने जैसे कहा 18 साल से ऊपर, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद जहां आपको लग गया कि मेरी कुछ संपत्तियां वर्जित हो चुकी हैं और मेरे को, देखिए कोविड हमने देखा कि ये कोविड इतना ख़राब काल था कि इसने अच्छे अच्छे लोगों को ले उड़ा। तो इसलिए विल एक प्रॉपर रीजनेबल टाइम पे आपको लग जाए कि हाँ यार एक संपत्ति अर्जित होगी, तो प्रॉपरली नॉमिनी करते चलिए और प्रॉपरली एक टाइम पे विल बना लीजिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं। नहीं आज मैंने वसीयत बना दी जी सर, और कल मेरी दूसरी प्रॉपर्टी और तैयार होगी तो वो प्रॉपर्टी के लिए अलग से वसीयत बनानी पड़ेगी। हमारी राय ये रहती है सर कि जो पिछली वाली विल है उसको कैंसिल करके नई वाली विल में नई प्रॉपर्टी समाहित करते हुए पूरी विल दोबारा लिखें। नई बिल्कुल, आप कर तो ये भी सकते हैं, पर बात फिर यही हो गई कि 2 विल। अब आप मान लीजिए, अब इनके एग्जाम्पल को थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं कि पहली वाली विल में मेरी 3 प्रॉपर्टी थी, मैंने 3 बच्चों को दे दी। चौथी वाली विल में मैंने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी ली और उसको बड़े वाले बेटे को दे दी। हम क्या सीख रहे हैं अभी तक कि लास्ट वाली विल वैलिड है, तो लास्ट वाली विल में हमने क्या किया, खाली एक प्रॉपर्टी एक बच्चे को दे दी, बाकी 3 प्रॉपर्टी का फिर झगड़ा हो गया तीनों। तो हमें क्या करना चाहिए था, अगर ऐसा ऑप्शन लेना भी चाहिए था तो पुरानी वाली विल को वैलिड करार देते हुए कहना चाहिए था, दोबारा लिखना चाहिए था कि वो तीनों की एक एक प्रॉपर्टी एक एक के नाम जाएगी, चौथी प्रॉपर्टी में वापस ए आदमी को ही दूंगा। तो विल शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड, हर चीज़, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं यार उसका क्या होगा और इसका क्या होगा। अपनी ही बनाई हुई विल को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए फिर साइन कीजिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ विल पे। वैसे तो इसमें और भी कुछ होता है, पर हमने मेजरली तौर पे टारगेट ऑडियंस को देखते हुए देखिए 3 तरीके की विल प्रस्तुत करी है। नंबर 1 इंडिविजुअल विल, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई इसमें संशय हो तो बात करें। दूसरी है जॉइंट विल। अब ये जॉइंट विल किस किस की हो सकती है और म्यूचुअल विल किस किस की हो सकती है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, जॉइंट प्रॉपर्टी पे जॉइंट विल हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे और प्रमोद जी की एक एक प्रॉपर्टी है, पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, एक मकान था, कोई डिमार्केशन नहीं है, पर 50-50 की है, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी में अपनी जो मेरा हिस्सा है क्या मैं इंडिविजुअली विल कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं, पर समझदारी ये रहेगी कि भाई हम दोनों एक जॉइंट विल कर दें, मैं अपने उसके कर दूँ, ये अपने हिस्से कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्लियर हो जाएगा कौन सा हिस्सा किसका है, कौन किसका फ्रंट है, किसी का बैक है, किसी का राइट है, किसी का लेफ्ट है। तो जॉइंट विल इसलिए किसी किसी चीज़ में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये म्यूचुअल विल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सर? म्यूचुअल और जॉइंट विल में क्या फ़र्क है? म्यूचुअल विल, देखिए जॉइंट विल तो है जहां मैंडेटरीली हमें करना है, कि जहां बंधे हुए हैं। आप समझ रहे हैं, जहां जैसे प्रॉपर्टी हमने ले ली, हम दोनों ही बंधे हुए हैं,
मैं अलग भी कर सकता हूँ, इनके साथ भी कर सकता हूँ, दैट इज इंडिविजुअल विल, जॉइंट विल। हस्बैंड वाइफ जॉइंट विल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हस्बैंड और जॉइंट विल, क्योंकि कुछ चीज़ें जॉइंट अकाउंट, जॉइंट म्यूचुअल फंड्स, जॉइंट सारी चीज़ें, जॉइंट ज्वेलरी वो साथ कर सकते हैं। पर ये म्यूचुअल क्या है? यानी कि म्यूचुअल स्पेसिफिकली उनको बोला गया है जो नॉन रिलेटेड पर्सन है। यानी कि मैं और ये अगर रिलेटेड नहीं है पर फिर भी हमारी पास ऐसे कोई संपत्ति है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस म्यूचुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना के एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ही है, हमें ज़्यादा लंबा बिजनेस नहीं करना, पर हमें लग गया नहीं यार ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट है सरकार का है, बड़ा लंबा चल रहा है, तो म्यूचुअल विल पहले ही कर दें। ये इंडिया में म्यूचुअल विल का कॉन्सेप्ट अभी न के बराबर है, पर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि दो अलग अलग लोग जी देखिए, जॉइंट विल वो होते हैं जिसमें हम बाध्य बने हुए हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ, जैसे आपने और मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, कोई खेत ले लिया, कोई मकान ले लिया, कोई साझे की चीज़ हमने कर ली, ये तो क्या जॉइंट विल। अब म्यूचुअल विल ये है कि आपने और मैंने वॉलंटरली कोई काम स्टार्ट किया, और हो सकता है हमने उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया हो कहीं पे, हो सकता है ऐसी चीज़। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो भी ये धार्मिक संस्थान चलते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, हमने ऐसा किया कि चल रोज हम इनके ऑफिस के नीचे 100 लोगों को खाना खिलाएंगे। अब उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ती गई, हमारा भी नाम होता जा रहा है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे बाद ये कौन चलाएगा, कोई बाध्यता तो नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। सो दैट इज वी कॉल इट अ म्यूचुअल, जहाँ पर हम ये कहें जी चूंकि चैरिटेबल वाला काम है। आपने देखा होगा जितनी भी चैरिटेबल वाली चीज़ें हैं उनमें एक मठाधीश के हटते ही बाकी मठाधीशों में दिक्कत हो जाती है। क्यों होती है ये? क्योंकि वहाँ कोई लेना देना नहीं है किसी का भी, पर पावर की लड़ाई है। तो इसलिए वो वैसे तो इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है, पर अगर दो जने उस मठ को चला रहे हैं तो उनको म्यूचुअल विल करनी चाहिए। जी हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि हमारे बाद इस मठ को ये ऐसे ऐसे चलाएंगे। हो सकता है उसमें एक ही आदमी के नाम वो हो, या हो सकता है दोनों के नाम हो। अभी 99.99% म्यूचुअल विल का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं आया है, पर यह भविष्य का कॉन्सेप्ट है, ये आया। अगर किसी ने मतलब पार्टनरशिप फर्म जी, और उस पार्टनरशिप फर्म के नाम से ही कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसमें कौन सी बिल की जाएगी? पार्टनरशिप फर्म में फर्म के नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप पार्टनर के नाम पे विल बनाना चाह रहे हैं कि फर्म पूरी बनाना चाह रही है? दोनों पार्टनर अपने अपने के नाम से तो बनाएंगे। इंडिविजुअल बनाए, अच्छा, इंडिविजुअल कहाँ दिक्कत है? देखिए फर्म के अंदर नहीं, पार्टनरशिप अपने इंडिविजुअल बनाए ना, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के शेयर्स भी ऐसे ही हैं, आप भी कंपनी के पार्ट हैं, आपने 1 लाख शेयर ले रखे हैं किसी कंपनी के, तो अगेन 2 ऑप्शन है, नंबर 1 नॉमिनी, नंबर 2 विल, एंड विल इज ऑलवेज प्रेसिडेंट ओवर द नॉमिनी। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको विल बनाते समय ध्यान रखनी है। खुद का नाम बिल्कुल क्लियर शब्दों में, नाम में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्या होता था पहले किसी ने लिख दिया सौरभ कुमार मालपानी, पहले मेरा ये नाम चलता था, फिर मैंने कर दिया सौरभ मालपानी, तो हमें जो लेटेस्ट और वैलिड नाम है जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में है उसमें करना चाहिए। कभी कभी दिक्कत ये भी हो जाती है, लोग घर के नाम से विल बना देते हैं, हमने ऐसी विल देखी है, सोनू मोनू रोनू, अरे भाई ये क्या तरीका है? अब कौन सोनू और कौन मोनू? तो प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट नाम है उसके नाम पे विल बनानी चाहिए। आपका प्रॉपर एज जिस समय आप विल बना रहे हैं, आपका पूरा एड्रेस, देन आपके जिन जिन के नाम पे आप विल कर रहे हैं उनका भी एक पूरा सा अवलोकन देना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई नॉन रिलेटिव को हमने विल कर दी, नॉन रिलेटिव को विल कर दी, तो जो रिलेटिव है वो केस में चल जाते हैं, जी साहब ये कौन, इनको कैसे विल हो गई? तो बकायदा आपको लिखना चाहिए कि यह मेरा मित्र है, इसकी उम्र ये है, मित्र लिखना चाहिए, कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं है। तो इससे आपको आसानी होगी अपनी विल को एग्जीक्यूट करने में। नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन ही विशेस टू अपॉइंट इन हिज विल, नेम एड्रेस ऑफ द विटनेस, साइन डेट एंड प्लेस, ऑल हिज प्रॉपर्टीज वर्थ। ये सारी बेसिक चीज़ें हमने एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। यस सोलंकी जी। नाबालिग को नॉमिनी बनाया जा सकता है? नहीं,
आप नाबालिग को नाम विल लिख सकते हैं, बिल हाँ, पर आपको क्या करना होगा कि आपको किसी एक बालिग व्यक्ति को उसका गार्जियन उसका गार्डियन बनाना, और आपको एक कंडीशन भी डालनी पड़ेगी। देखिए एक विल हमने बड़ी अजीब सी देखी कि साहब कि मैं अपने पोते को ये विल तो लिख रहा हूँ कि मकान इसको मिल जाएगा, पर इसको मकान तब मिलेगा जब ये शादी कर लेगा। बिल्कुल वैलिड है, भी मेरी इच्छा, ये कंडीशनल विल कहते हैं इसे, बिल्कुल वैलिड है। मैं एक्स व्यक्ति को ये मकान दुकान, सर ये होता है, बाकायदा होता है। आप ये सोचिए कि गर्भ में पले हुए बच्चे के नाम विल हो जाती है जबकि वो इनवैलिड है, लोग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मोह है उनसे। तो हमें क्या करना चाहिए, बाकायदा प्रॉपर, अगर बालिग है या नाबालिग है तो गार्डियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा उस केस में कि जी जब तक मेरी यह शर्त या 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक ये पर्सन इस चीज़ के गार्डियन रहेगा। ये बड़ा सिंपल सा है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सब रजिस्ट्रार के पास जाके हमें इसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए और बाकायदा उसमें नंबर नोट कराना चाहिए। आपकी पहली, दूसरी, तीसरी जो भी कंसेक्यूटिव विल्स हो, पुरानी विल का हवाला देते हुए नई विल बनाएं और उसको रजिस्ट्रार में रजिस्टर कराएं, क्योंकि वहाँ टाइम, डेट, तारीख सब चीज़ें मेंशन होती हैं। एक बड़ा आजकल नया कॉन्सेप्ट और आया है, दैट इज़ अ वीडियो विल। अगर मान लीजिए मैं अपनी विल बना रहा हूँ तो एक तो होता है कि मैंने पूरे होशो हवास में बनाई, सब चीज़ें कर दी। अगर मैं बाकायदा उसको रिकॉर्ड कर लूँ वो और बेटर है। देखिए कोई गलत नहीं है इसमें, लोग ये सोचे यार क्या कर रहा है, तू कौन सा मरने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं, कोई कहीं नहीं मरने वाला, जिस दिन आएगा वो अपने आप ही सड़ जाएगा। पर प्रॉपरली रिकॉर्डेड विल बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। रिकॉर्डेड विल भी आपकी विल में कल को कोई विवाद हो जाएगा तो उसमें दिक्कत में काम आएगी। स्टैम्प पेपर कितना लगता है? देखिए आपने जो विल बनाई है रजिस्टर्ड विल है, आप बोलते हुए बाकायदा उसमें बोलें कि मैं फलाना ढिमाका, मेरा होश हवास, बिल्कुल वीडियो बनाए उसका। और मेरा सजेशन तो एक कदम आगे और रहता है कि साथ में जो आपके गवाह हैं उनको भी खड़ा रखें, कोई बुराई नहीं, ताकि उनकी, हाँ, ताकि वो भी मना नहीं कर सके साहब ये मैंने सामने बनाई थी, वरना वही कह देंगे जी इन्होंने तो दारू पिला के साइन करा लिए। बट रजिस्टर्ड में तो वो प्रॉब्लम आती नहीं है। देखिए रजिस्टर्ड में तो वो सारा कुछ हो जाता है, और अंगूठा better लगना, है, extra रजिस्टर्ड साइन करना, वो रजिस्ट्रार के पास सारा कुछ हो देखिए अभी आपकी इसका क्वेश्चन आ गई है। सर ये स्टैम्प पेपर कितने का लगता है? हमारे यहाँ क्या है कि भाई साहब सीधे तरीके से तो कोई काम चलना ही नहीं, तो मुझे ही पता था कुछ तो लोग होंगे। ये स्टैम्प पेपर कितने का लेते हैं? सर देखिए वैसे तो क्या है, हमने लिखा है इसमें 100 रुपये, पर वो सही नहीं है। मिनिमम हमारे हिसाब से 500 रुपये का लेना चाहिए। मिनिमम स्टैम्प पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो 500 रुपीज़ की होनी चाहिए। नहीं, आप उसमें 10-15 करोड़ की संपत्ति डाल दें, वैल्यू से कोई नहीं था। एडिशनल पेज कुछ भी लगा। और Sorry? उसी के नाम लेवें जो जिसको विल करनी है। हाँ, जिसको विल करनी है उसी के नाम जिसको विल करनी है वो अपने नाम से ले। नहीं, उसमें अगर एक पेज में कम पड़े तो एडिशनल पेपर। देखिए उसके बाद फिर पाई पेपर लगते हैं ग्रीन कलर के, जो बाकायदा सभी कोर्टों में मान्य है। उप रजिस्ट्रार के समक्ष 2 गवाहों की आवश्यकता, पंजीकरण करना अच्छा है, यह एक कानूनी प्रति प्रदान करता है। 7 दिन के भीतर हमें उसकी कॉपी ले भी लेनी चाहिए। एक इसमें और चीज़ है, देखिए जब भी आप वो कॉपी लें तो ओरिजिनल विल और कॉपी बाकायदा उसकी जो कॉपी आपको मिलेगी वो आप एक ऐसी जगह रखें जो सबको पता हो कि साहब यहाँ मेरी विल रखी है। क्योंकि देखिए मरने के बाद तो किसको पता आपकी विल कहाँ गई। तो एटलीस्ट आप, इसे हम कहते हैं कि जब भी आप, इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप विल बनाएं तो लोगों को बैठा के समझाएं जी ये आपको मिला, ये आपको मिला, ये आपको मिला। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला ये, किसी कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उस समय ही कह देगा, हो सकता है आप विचार करके विल चेंज कर दें या ना करें। दूसरी चीज़ कि जहाँ भी आप विल रखेंगे लोगों को पता होगा कि हाँ यार ये है। वरना कई बार ऐसा होता है कि विल बनाई, बाकायदा हमारे क्लाइंट ने विल बनाई सर, पर उन्होंने कहाँ रखी है किसी को पता नहीं। अब वो जो 2 गवाह थे, भाई किसको पता उन्होंने कौन से गवाह थे, भाई ऐसे थोड़ी पता है कि ये गवाह थे। तो उन गवाह को भी क्या पता कि साहब इन्होंने विल बताई कि नहीं बताई, वो भी अपने मस्त ये बेचारे हो गए पूरे। अब उसके बाद आपसी विवाद फिर चला गया। तो इसलिए जो भी आप विल बनाएं बाकायदा बताएं और कहाँ रखें ये भी बताएं। देखिए सर फिर वो लंबी प्रक्रिया है, और भारतवर्ष में जैसा रजिस्ट्रार कार्यालय आपको और मुझे पता है,
फिर वो पूरे 6 रजिस्ट्रार कार्यालय हैं यहाँ पे, अब आप कहाँ करेंगे? अब जहाँ आपका एड्रेस आप सोचेंगे मैं वहीं करूँ, पर हमारे यहाँ कई तरह के लोग हैं। एक जन ने जयपुर की विल भाई साहब अलवर करा ली, नहीं अरे वैलिड हो या नहीं, उन्होंने तो करा ली, बोले साहब मैं पता ही नहीं करना चाह रहा मेरे लोगों को। भाई आप जहाँ रहोगे वहीं कराओ ना उसको, लेकिन अलवर क्यों कराई? मैंने पूछा जी भाई साहब ये क्यों करा लिया आपने? लोगों के क्वेश्चन भी बड़ा लगा। बोले यार सौरभ जी मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे क्या सरकारी अधिकारी है, पता चल जाए रजिस्ट्री कहाँ हुई। देखिए मैडम जहाँ आप रहते हो विल वहाँ कराइए। देखिए वैलिड इनवैलिड की बात नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमें विल कहाँ करानी चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वो आदमी रह यहाँ रहा है और अस्पताल अलवर में और वहीं विल बना ली और वहीं रजिस्ट्रार कर ली, तो वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि करानी लेकिन वहाँ चाहिए जहाँ हम रहें। आप बिल्कुल ठीक है, जाके आप मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में विल करा लें, तो इट मीन जो हम वापस हमारी पहली स्लाइड पे आते हैं कि क्या हमने पूरे होशोहवास में तो कराई थी ना, या जबरदस्ती कोई ले गया कि साहब वहाँ करा दो जी। अगर किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई प्रॉपर्टी अपनी दे दी किसी को जी है, और बाद में विल में उसने और किसी को दे दी, तो पावर ऑफ अटॉर्नी से वो वैलिड है या पावर विल वाली वैलिड है? विच एवर इज अर्लियर हैं, विच एवर इज लेटेस्ट वसीयत आपका जो आपके सामने। पर अगेन बात यह है कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करना चाहिए विल, कैंसिल नहीं की तो गलत विवाद है, विवाद है ना, जीतेगा विल वाला पर विवाद है, विवाद है। आपकी चीजें उलझ गई। ये हम क्या करते हैं किसी को, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी संपत्ति थी पावर ऑफ अटॉर्नी से दे देते हैं कि यार वो सिंगापुर रह रहा है, वहां से आ गई पावर ऑफ अटॉर्नी और उसने बेची ही नहीं अब तक, और किसी ने विल कर दी, लेकिन विवाद हो गया, उसमें मेंशन नहीं किया कि साहब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल माना जाए। तो इसको देख विल कोई भी बना सकता है, आसान है, पर बेटर कि भाई आप सारी चीजों को डॉक्यूमेंट कीजिए। अब बेच दी तो फिर उसका विल संपत्ति कहाँ रह गई? अब कब बेची? विल के बाद बेची तो देखिए सर, ये तो अब शेर ही हवा में उड़ जाए उसका मैं भी नहीं कर सकता, ये विवाद है। अब जैसे ही उसको पता लगा कि साहब विल में किसी और के नाम है, तुरंत आनंद फानंद में भेज दिया, ऐसे लोग करते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल विषय है। लेकिन अगर उन्होंने, देखिए अब इसमें दो चीज़ें, अगर उन्होंने लिखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, उस सेल ट्रांजैक्शन को कैंसिल कराना पड़ेगा। पर अगेन कितने साल निकल जाते हैं और आपको हम नहीं, सदियाँ तो इसी में बीत जाती हैं। वो बेचारा जिस आदमी के नाम विल है, जिसके नाम संपत्ति आई है, वो भी सड़ जा चुका होता है। जी सर, ये सभी प्रोबेट करना क्या होता है, कहाँ ज़रूरत होती है इसकी? प्रोबेट करना क्या होता है और कहाँ ज़रूरत होती है? देखिए प्रोबेट, मैंने जैसे कहा कि प्रोबेट मतलब है कि हमें सबको बताना, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि साहब मेरी विल ये है। अगर मैंने बिना बताए ये काम कर दिया और गुपचुप में, तो अगेन कोई बात चैलेंजेबिलिटी आ जाती है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में जैसे इनका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सर क्या ये चैलेंजेबल है? बिल्कुल चैलेंजेबल है। पर दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा सर, एक सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2023 का जजमेंट था, 10 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं बाकायदा, और जो गवाह थे जिन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम थे क्या विल के समय? नहीं सर हम तो नहीं थे, पर हमें बताया जरूर था बाद में। अरे बाद में नहीं, जब विल करी थी जब बताया था क्या? तो बाकायदा उस विल को उड़ा दिया गया। रजिस्टर्ड विल के अंदर भी गवाह बदल सकते हैं। रजिस्टर्ड विल में गवाह कैसे? कुछ क्वेश्चन वो बदल सकते हैं, मेरे को पता नहीं, मेरे को क्या नहीं है। तो फिर विल दिक्कत में आ गई। बदल सकते हैं वो बाद में। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सर, वीडियो बना। ये आजकल यही हो रहा है, जिसको संपत्ति नहीं मिली उसने गवाह को पैसे दे दिए। अब आप सच्चाई सुनना चाहते हो सर, ये है हमारे पास, रोज आ रहे हैं। एक को मिले दूसरे को नहीं मिले सर, एक को मिले, जिसको नहीं मिले उसने साहब 2 लाख रुपए दे दीजिए तो पलट जा कि मैं तो होशवास में, अब कर लो आप क्या करोगे। इसलिए प्रोबेट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सबको बुला के बताना कि साहब ये विल मेरी है और ये ऐसे ऐसे चलेगी। नहीं, वो कहते हैं कोर्ट से प्रोवेश होता है। देखिए वो मैंडेटरी प्रोबेट है, वो मैंडेटरी प्रोबेट है। वो क्या मतलब? सर जो 2 गवाह हैं उनकी डेथ हो गई, आप सबको ही मारने में तुल नहीं तो वो किस लिए जरूरी? देखिए मैंडेटरी प्रोबेट क्या होता है कि कई बार मैं 2 तरीके से इस काम को करना चाह रहा हूँ। पहला ये कि मैंने खुद ने सबको बुलाया और ये बता दिया कि साहब मेरी विल ये है, लेकिन अगर मुझे अंदेशा हो कि साहब मेरे 3 जने हैं और 3 में से 2 विवाद करते हैं, जैसे ही बताऊँगा, तो मैं क्या करूँगा? जाऊँगा सबसे रजिस्ट्री कराऊँगा, कोर्ट को बोलूँगा कि साहब ये मेरी विल प्रोबेट करा दीजिए, बता दीजिए जनता को कि मेरी विल ये है।
हाँ वो आप क्या कह रहे थे बेटा? जो 2 गवाह हैं उनकी डेथ हो गई तो विल वैलिड है या नहीं? बिल तो वैलिड ही है, तो दिक्कत है उसमें। बिल वैलिड क्यों नहीं है, चलो इसमें क्वेश्चन करें, बिल वैलिड क्यों नहीं है भाई? आपने वो जो कह रहा है उससे आपने वसीयत करने वाला खत्म हो गया, उससे पहले गवाह खत्म हो गया तो वो किसने कहा? अभी आपने मैंने सर ये मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि गवाह वो हो जो आपसे ज़्यादा जीने की संभावना हो। पर अगर कल को मान लो 2 गवाह हैं, 2 बेचारे गाड़ी में बिल कराते समय वापस आए और उन्हीं की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए दोनों बात हो जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ उसी समय मर गए, बताओ क्या होता है? क्यों नहीं वैलिड है सर? नहीं 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 सर, वो मेरा कहने का मतलब ये था, चाहे तो दोबारा भी बनवा लेते हैं। वो बाकायदा बिल वैलिड है, पर आपको उस केस में करना क्या चाहिए? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर हम रादर देन प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे जाएं कि करना क्या चाहिए। आप बिल करा के आए, 2 गवाह एक साथ बैठे थे, आपस में उन्हीं की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों खत्म, तो करना क्या चाहिए? विल वापस से बनाइए, उसी विल को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नए गवाह करिए। वो कोई वैलिड वो भी है, और नई वाली विल में उसका आप उल्लेख कीजिए कि मैं ये पिछली वाली विल क्यों कैंसिल करा, कि साहब उसमें जो गवाह थे वो बेचारे किसी कारणवश एक्सपायर हो गए, तो अब मैं नई विल बनाना चाहूँगा, और उसमें नए गवाह कर दीजिए। अगेन अगर उस केस में उन्होंने वीडियो वाली करी होती ग्राफी तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये हम सब पढ़ चुके सादे गवाह, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कम से कम 500 रुपए का स्टैम्प पेपर तो होना ही चाहिए। मृत्यु के बाद वसीयत वैध है, ये हमें पता है। इसे लाभार्थी के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही पर्सन की डेथ के बाद वो विल को बकायदा सबके सामने, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि पढ़ के सुनाते हैं, तो बकायदा उस चीज़ को जो भी उनका कंसल्टेंट है या अगर गवाह समझदार हैं तो बकायदा उस चीज़ को बताएं कि साहब आपके नाम ये था, आपके नाम ये था और आपके नाम ये था। इसमें किसी भी तरीके का डिले होनी नहीं चाहिए। कहा जरूर है यहाँ पर प्रैक्टिकल राय ये है कि इसमें किसी भी तरीके की डिले नहीं होनी चाहिए। जितनी डिले होती जाएगी अगेन डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। सावधानी ज़्यादा बढ़िया है बजाय दुर्घटना होने से। सर आपके सवाल का क्वेश्चन, 12 साल के अंदर अंदर चुनौती दी जा सकती है। बनाने के 12 साल में या बस बनाने वाला गुजरने के 12 साल में? देखिए अब ये फिर विवाद के विषय। अब वसीयत जिसने बनाई वो खुद ही 20 साल तक नहीं पूरा हुआ, अब क्या करें? वो अब क्या करें? जिसने वसीयत बनाई वो उस समय तो 70 का था, लग रहा था कि अब जाऊँ तब जाऊँ, वो 90 का हो गया। 20 साल तक नहीं गुजरा वो तो टाइम लागेगा। देखिए जब वसीयत कब लागू होती है आप ऐसे समझे, आप ऐसे मत समझे। वसीयत कब लागू होगी? वो डेथ होने के बाद, तो वहां से 20 साल, वहां से 12 साल। ऐसे नहीं होंगे कि भाई वो 20 साल होगा, 12 तो आजकल यूँ तुरंत निकलते हैं। लिखने के 12 साल नहीं, जाने के बाद। देखिए मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, हमारे हॉस्पिटल जिंदा आदमी को 12 साल, मर्दा आदमी 12 साल चला देते हैं। होता नहीं होता, हमने देखे ना यहाँ पर। तो 12 साल कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मेडिकल साइंस तरक्की पे तरक्की करे जा रहा है। वो कोमा में पड़ा है पिछले 15 साल से। लेकिन विल तभी से 12 साल मानी जाएगी क्योंकि विल लागू कब होती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। बैक टू बेसिक्स वाला कॉन्सेप्ट एक ही है। 12 साल होने के पहले उसका जिसको वसीयत में मिली उस प्रॉपर्टी को तो बेच दी, तो कैसे बेच देगा? बेच नहीं सकता। कैसे बेच देगा? लागू तब होगी ना मृत्यु के नहीं बाद। मृत्यु के बाद में, कैसे बेच? मृत्यु के बाद में बाद में 12 साल होने के पहले उसने बेच दी, बेच सकता है। बेच दिया। लेकिन दूसरा आगे 12 साल के अंदर कंप्लेंट किया तो दोबारा विवाद चालू होगा। विवाद चालू है, फिर कोर्ट देखेगी। मान लीजिए आपके और मेरे बीच विवाद हो गया, आपने बेच दी और मैं आ गया, अच्छा वैसा बेच दी। अब मैं क्या करूँगा? कोर्ट में पेश कर दूंगा, आ जाओ। अगर मैं गलत हूँ, बात खत्म हो गई। आप गलत हैं तो कोर्ट आपको क्या बोलेगी? लाओ साहब वो पैसा जो बेचा ना उसका वो जमा कराओ कोर्ट में, सही लाभार्थी को दिया जाए। लेकिन जिसने खरीदी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजी ये ट्रांजैक्शन रिवर्स भी हो सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन ऐसे डिसीजन है, या तो पैसे जमा करवा दो, जो भी बेनिफिट आपने उससे लिया है वो जमा करा दो। पर अगर
व्यवस्था ऐसी हो चुकी कि उसने भी आगे कहीं और बेच दिया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, उसमें फ्लैट बन गए, जनता रह रही है, वो अलग अलग रह रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर तो पैसे जमा कराएंगे ना उसके, सॉरी, जो वैल्यू आपने वैल्यू से बेनिफिट लिया है ना, वो मैं ब्याज सहित आपको जमा कराना पड़ सकता है, साहूकारी ब्याज जो अपन बैंक ब्याज SBI वाला कहते हैं वो। पर अगर उसके देखिए कोर्ट ऐसे बिल्कुल अंधाधुंध नहीं करती है कि जी चलो जी मकान तोड़वा दो और ज़मीन दिलवा दो ज़मीन की वजह, ऐसा नहीं कोर्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट का मकसद क्या है? एकदम जस्टिफिकेशन करना। अब वहाँ मान लीजिए 50 फ्लैट बन गए, अब उनकी क्या गलती बेचारों? वहाँ तो सही लिया था, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही थे, जिसने बेची उसने वसीयत से बेची, जिसने खरीदी उसने बाकायदा डॉक्यूमेंट देख के खरीदी। अब चैलेंज हो गया तो हो गया। ये हम देख ही चुके, पंजीकृत वसीयत को अदालत में चुनौती दे सकता है, बिल्कुल सही है। पंजीकृत रजिस्ट्री को अपन बाद में सबको बता दें, उसके बाद थोड़ी चैलेंज हो सकती है, फिर भी हो सकती है, वो तो एक बार सबको नॉलेज में, वो नॉलेज वाले कहते हैं मैं तो देखी नहीं। देखिए तुलसी संसार में भांति भांति के लोग क्या कर रहे हैं, उसका तो कोई कुछ भी कर सकता है, वैसे इसका इलाज नहीं। किस भाषा में तैयार की जाए, कोशिश ये करिए जो एकदम रीडेबल लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश या जो आपकी मातृभाषा उसमें कर सकते। प्रेफरेबली इट शुड बी इन दैट लैंग्वेज जो हमारे यहाँ चलती हो, या तो हिंदी या इंग्लिश। बाकियों में नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई अर्थ के अनर्थ होते हैं। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझे उम्मीद है इसे कुछ ना कुछ, म्यूचुअल फंड वाले ऐसी चीज़ें रखते नहीं है सर वो आगे की बात कहते हैं, हम कहते हैं रुक जाओ। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी पे है। जी। आपने बताया कि वन पार्टनर कैन आल्सो विल, ठीक है। अब वन पार्टनर कैन आल्सो विल कि भाई मेरे जाने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी का जो भी लेना देना या तो ये करेंगी, ऐसा भी उसमें हो सकता है, या फिर वो अपने किसी बच्चे के नाम कर दे। विल हो गई ना सर ये तो। हाँ देखिए जॉइंट विल है, मैंने और मेरी वाइफ ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। जनरली हम ऐसा डलवाते हैं कि इस प्रॉपर्टी में हम दोनों, जॉइंट विल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि हम दोनों में से अगर कोई एक चला जाए तो पहले तो वो संपत्ति उसको मिले जो बचा हुआ है, फिर उसके बाद या तो मैं ये कर दूँ कि मेरी वाइफ की विश पे हो या जो बचा रहेगा उसकी विश पे हो, लेकिन वो विश भी डॉक्यूमेंटेड हो। ऐसे नहीं विश मतलब कि वैसे विश हो गई। तो जॉइंट प्रॉपर्टी में विश पहले से हम मतलब दोनों क्या जॉइंटली करना बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि भाई पहले इसको जाए, फिर अगर ये भी नहीं रहे तो उसके बाद ये इसको जाए और दोनों साइन करें, बाकायदा कर सकते हैं। यस, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अंकित कर सकते हैं। वसीयत में म्यूचुअल फंड्स भी अंकित कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू करेंगे या पोर्टफोलियो में जो है। देखिए उसमें ऐसा है ना कि आप वैल्यू तो सेंसेक्स 21,000 22,000 है, 25,000 पहुंच जाए तो दूसरा वाला खड़ा हो जाएगा सर। उस समय तो वैल्यू 10 लाख थी, अब 12 हो गई, तो बैलेंस 2 मेरे को दे दी जाए जिसको नहीं मिला, ठीक है सर। देखिए आज आपने विल करी, आपके म्यूचुअल फंड का प्रमोद जी जैसे कंसल्टेंट हैं 2 करोड़ रुपए हो गए, अब पता नहीं सर हो सकता है 20 भी हो जाए। आज वैल्यू करी 20 करोड़ है, आपने एक्स के नाम कर दिया कि साहब इतने रुपए के म्यूचुअल फंड में इसको कर रहा हूँ। कुछ साल बाद जब विल को इफेक्टिव करने का टाइम आया, अब 2 करोड़ रुपए या तो कम होंगे या बढ़ेंगे, इससे और कुछ नहीं होगा ना। कम हो गए तब तो उसी के हैं, और बढ़ गए तो 2 करोड़ के 3 करोड़ हो गए, तो 1 करोड़ पे किसका अधिकार है फिर? इसलिए वैल्यू नहीं करना। तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी मान लीजिए आपने आज विल करी, आपकी चल रही SIP, अभी 50,000 यूनिट है, 2 साल अपन और करते गए, फिर 10,000 यूनिट हो गई, तो इसमें फिर 10,000 यूनिट पे डिफरेंस हो गया ना। तो ऐसा है ना कि आप उसमें बाकायदा संपूर्ण तरीके से लिखें कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मेरा जितना भी पैसा आएगा वो इस व्यक्ति को मिलेगा, नॉट यूनिट्स नॉट मनी, दोनों कुछ नहीं। थैंक यू। आई होप वी हैव एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और सर की तरफ से। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जागरूकता आज बताई सबके बीच में। पर मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी हम विल बनाएं तो हम जिनके नाम बना रहे हैं उनके सामने रह के बनाएं ताकि उनको भी मालूम पड़े। कई बार ये होता है कि बहुत सारी हम देखते हैं बेनामी संपत्तियाँ होती है, मालूम ही नहीं होता, बेटा तो बाहर है और पिताजी बना करके चले गए, मालूम ही नहीं होता।
तो उनको हमको सबको बताना चाहिए, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में विल बननी चाहिए ताकि कोई रिस्क नहीं हो आने वाले टाइम। चलिए सर, वही हमने शायद वैलिड पॉइंट है, हमने पहले डिस्कशन कर चुका कि जो विल बनाए सबको बाकायदा बताएं कि भैया ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है प्रमोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सौरभ भाई और लेटिंग सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। और मुझे लगा कि जिस तरीके से आप इंटरेस्ट ले रहे थे तो लगा कि ये बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहा। और इस सेशन को जो मैंने इस सेशन को जो मैंने लिया है, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो वसीयत के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ या ये सब्जेक्ट जो मैंने आज लिया है, इसकी वजह ये है क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है ना साहब, आर्थिक समृद्धि की प्राण प्रतिष्ठा। तो जब धन बनता है ना तो विवाद भी होते हैं और विवाद ना हो इसलिए इसकी भी आवश्यकता है।